अध्याय 12। मनुष्य का तर्क। टार्ज़न के कबीले में से एक व्यक्ति ने उसके अधिकार पर सवाल उठाया था और वह टुबलाट का पुत्र टेरकोस था, लेकिन वह अपने नए स्वामी के तीखे चाकू और घातक बाणों से इतना डरता था कि उसने अपनी आपत्तियों को छोटी मोटी अवज्ञाओं और चिढ़ाने वाले व्यवहार तक ही सीमित रखा। हालांकि टार्ज़न जानता था कि वह किसी अचानक विश्वासघात के द्वारा उससे राजत्व छीनने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और इसलिए वह हमेशा आश्चर्य के प्रति सतर्क रहता था। कई महीनों तक छोटे से समूह का जीवन पहले की तरह ही चलता रहा, सिवाय इसके कि टार्ज़न की अधिक बुद्धिमत्ता और शिकारी के रूप में उसकी योग्यता के कारण उन्हें पहले से कहीं अधिक भरपूर भोजन मिल रहा था। इसलिए उनमें से अधिकांश शासकों के परिवर्तन से बहुत संतुष्ट थे। टार्ज़न उन्हें रात में काले लोगों के खेतों में ले गया और वहां उनके सरदार की श्रेष्ठ बुद्धि से सावधान होकर उन्होंने केवल वही खाया जो उन्हें आवश्यक था, और जो वे नहीं खा सकते थे उसे कभी नष्ट नहीं किया, जैसा कि मनु नामक बंदर और अधिकांश वानरों का तरीका है। इसलिए जबकि अश्वेत लोग अपने खेतों की निरंतर चोरी से क्रोधित थे, फिर भी वे भूमि पर खेती करने के अपने प्रयासों में हतोत्साहित नहीं हुए, जैसा कि तब होता जब टार्ज़न ने अपने लोगों को बागानों को बेरहमी से बर्बाद करने की अनुमति दे दी होती। इस दौरान टार्ज़न ने कई बार रात में गांव का दौरा किया, जहां वह अक्सर अपने तीरों की आपूर्ति को नवीनीकृत करता था। उसने जल्द ही देखा कि भोजन हमेशा पेड़ के नीचे खड़ा रहता है, जो कि उसके लिए बाड़ में जाने का रास्ता था, और थोड़ी देर बाद उसने वह सब कुछ खाना शुरू कर दिया जो अश्वेतों ने वहां रखा था। जब भयभीत जंगली लोगों ने देखा कि रातों रात खाना गायब हो गया तो वे घबराहट और भय से भर गए, क्योंकि किसी देवता या शैतान को खुश करने के लिए खाना रखना एक बात थी, लेकिन आत्मा का गांव में आकर उसे खाना बिल्कुल अलग बात थी। ऐसी बात अनसुनी थी, और इसने उनके अंधविश्वासी दिमाग को सभी तरह के अस्पष्ट भय से भर दिया। और यह सब नहीं था, उनके तीरों का समय समय पर गायब हो जाना और अदृश्य हाथों द्वारा की जाने वाली अजीबोगरीब शरारतों ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि उनके नए घर में जीवन एक वास्तविक बोझ बन गया था। और अब ये बात सामने आई कि मबोंगा और उसके मुखिया लोग गांव को छोड़कर जंगल में दूर एक जगह की तलाश करने की बात करने लगे थे। इसके बाद काले योद्धाओं ने जंगल के मध्य में दक्षिण की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जब वे शिकार करने के लिए गए थे तथा एक नए गांव के लिए जगह की तलाश कर रहे थे। टार्ज़न की जनजाति अक्सर इन भटकते शिकारियों से परेशान रहती थी। अब आदिम जंगल का शांत भयंकर एकांत नई अजीब चीखों से टूट गया था। अब पक्षी या जानवर के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। मनुष्य आ गया था। अन्य जानवर दिन और रात जंगल में घूमते रहते थे, खूंखार क्रूर जानवर, लेकिन उनके कमजोर पड़ोसी केवल तभी उनके आसपास से भागते थे जब खतरा टल जाता था। मनुष्य के मामले में यह अलग है। जब वह आता है तो कई बड़े जानवर सहज रूप से उस क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, शायद ही कभी वापस लौटते हैं, और ऐसा हमेशा बड़े मानवों के साथ होता रहा है। वे मनुष्य से उसी तरह भागते हैं जैसे मनुष्य महामारी से भागता है। कुछ समय तक टार्ज़न की जनजाति समुद्र तट के आसपास ही रही, क्योंकि उनके नए मुखिया को छोटे से केबिन की कीमती चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ने का विचार पसंद नहीं था। लेकिन जब एक दिन जनजाति के एक सदस्य ने एक छोटी सी नदी के किनारे बड़ी संख्या में अश्वेतों को देखा, जो पीढ़ियों से उनका जलग्रहण स्थान रहा था, और जंगल में जगह साफ करने और कई झोपड़ियां बनाने के कार्य में बंदर अब वहां नहीं रहेंगे, और इसलिए टार्ज़न ने उन्हें कई माचों के लिए अंतर्देशीय एक ऐसी जगह पर ले गया जो अभी तक किसी इंसान के पैर से अपवित्र नहीं हुई थी। हर चांद पर टार्ज़न अपनी किताबों के साथ दिन बिताने और अपने तीरों की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए तेजी से लहराती शाखाओं के बीच से वापस चला जाता था। ये दूसरा काम और भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अश्वेतों ने रात में अपनी आपूर्ति को अन्न भंडार और रहने की झोपड़ियों में छिपाना शुरू कर दिया था। इसके लिए टार्ज़न को दिन में निगरानी रखनी पड़ी ताकि पता लगाया जा सके कि तीर कहाँ छिपाए गए हैं। 2 बार उसने रात के समय झोपड़ियों में प्रवेश किया था, जब वहां के निवासी अपनी चटाई पर सो रहे थे और योद्धाओं के बगल से तीर चुरा लिए थे। लेकिन उसे लगा कि यह तरीका बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने अकेले शिकारियों को अपनी लंबी घातक फांसी से उठाना शुरू कर दिया,
उनके हथियार और गहने छीन लिए और रात के सन्नाटे में उनके शवों को एक ऊंचे पेड़ से गांव की सड़क पर फेंक दिया। इन विभिन्न कारनामों ने अश्वेतों को इतना आतंकित कर दिया कि यदि टार्जन के दौरों के बीच मासिक अवकाश न होता, जिसमें उन्हें यह आशा जगाने का अवसर मिलता था कि प्रत्येक नया आक्रमण अंतिम आक्रमण साबित होगा, तो वे शीघ्र ही अपना नया गांव छोड़ देते। अश्वेत अभी तक दूर समुद्र तट पर टार्जन के केबिन तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन बंदर आदमी हमेशा इस डर में रहता था कि जब वो कबीले के साथ बाहर होगा तो वे उसके खजाने को खोज लेंगे और लूट लेंगे। इसलिए ऐसा हुआ कि वह अपने पिता के आखिरी घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा और कबीले के साथ कम समय बिताने लगा। जल्द ही उसके छोटे से समुदाय के सदस्यों को उसकी उपेक्षा के कारण कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि लगातार विवाद और झगड़े होने लगे, जिन्हें केवल राजा ही शांतिपूर्वक सुलझा सकता था। अंततः कुछ वृद्ध वानरों ने इस विषय पर टार्जन से बात की और उसके बाद 1 महीने तक वह लगातार जनजाति के साथ रहा। मानवों में राजत्व के कर्तव्य बहुत अधिक या कठिन नहीं है। दोपहर में थाका शायद ये शिकायत करने आता है कि बूढ़ा मुंगो उसकी नई पत्नी को चुरा ले गया है। तब टार्जन को सभी को अपने सामने बुलाना चाहिए, और अगर उसे पता चलता है कि पत्नी अपने नए स्वामी को पसंद करती है तो वह आदेश देता है कि मामले को वैसे ही रहने दे, या संभवतः मुंगो बदले में थाका को अपनी बेटियों में से एक दे दे। उसका निर्णय जो भी हो, वानर उसे अंतिम मानते हैं और संतुष्ट होकर अपने काम पर लौट जाते हैं। तभी ताना आती है, चीखती हुई और अपनी कमर को कसकर पकड़ती है, जिससे खून बह रहा है। उसके पति गुंटो ने उसे बेरहमी से काट लिया है, और गुंटो को बुलाया जाता है और वह कहता है कि ताना आलसी है और उसके लिए मेवे और बीटल नहीं लाएगी या उसकी पीठ नहीं खुजाएगी। इसलिए टार्जन उन दोनों को डांटता है और गुंटो को धमकी देता है कि यदि उसने टाना के साथ और दुर्व्यवहार किया तो उसे मौत का स्वाद चखाना पड़ेगा, और टाना को भी अपनी पत्नी के कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देने का वचन देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और ऐसा ही चलता रहता है। अधिकांशतः छोटे मोटे पारिवारिक मतभेद होते हैं, जिन्हें यदि सुलझाया न जाए तो अंततः गुटी या संघर्ष बढ़ता है और अंततः जनजाति का विघटन हो जाता है। लेकिन टार्जन इससे थक गया, क्योंकि उसे लगा कि राज करने का मतलब उसकी आज़ादी पर रोक लगाना है। वह छोटे से केबिन और धूप से नहाते समुद्र के लिए तरसता था, अच्छी तरह से बने घर के ठंडे अंदरूनी हिस्से के लिए, और कई किताबों के कभी न खत्म होने वाले चमत्कारों के लिए। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने पाया कि वह अपने लोगों से दूर होता गया है। उनके हित और उसके हित बहुत दूर हो गए थे। वे उसके साथ तालमेल नहीं बना पाए थे, न ही वे अपने मानव राजा के सक्रिय मस्तिष्क से गुजरने वाले कई अजीब और अद्भुत सपनों को समझ सकते थे। उनकी शब्दावली इतनी सीमित थी कि टार्जन उनसे कई नए सत्यों और विचारों के महान क्षेत्रों के बारे में बात भी नहीं कर सकता था जो उसके पढ़ने से उसकी लालसा भरी आंखों के सामने खुल गए थे, या उन महत्वाकांक्षाओं को प्रकट नहीं कर सकता था जो उसकी आत्मा को झकझोरती थीं। कबीले में अब उसके पुराने जैसे दोस्त नहीं रहे। एक छोटा बच्चा कई अजीब और सरल प्राणियों में संगति पा सकता है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति के लिए सुखद संगति के आधार के रूप में बुद्धि में समानता का कुछ आभास होना चाहिए। यदि काला जीवित होती तो टार्जन उसके पास रहने के लिए सब कुछ त्याग देता, लेकिन अब जब वो मर चुकी थी और उसके बचपन के चंचल दोस्त खूंखार और क्रोधी जानवरों में बदल गए थे, तो उसे लगा कि जंगली जानवरों के झुंड के बीच नेतृत्व के कष्टप्रद कर्तव्यों की तुलना में वह अपने केबिन की शांति और एकांत को अधिक पसंद करता है। टुब्लाट के पुत्र टेरकोज की घृणा और ईर्ष्या ने वानरों के बीच टार्जन की राजत्व त्यागने की इच्छा के प्रभाव को कम करने में बहुत मदद की, क्योंकि वह एक जिद्दी युवा अंग्रेज था। वह इतने घातक दुश्मन के सामने पीछे हटने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके स्थान पर टेरकोज को नेता चुना जाएगा, क्योंकि बार बार उस क्रूर पशु ने उन कुछ वानरों पर शारीरिक प्रभुत्व का दावा स्थापित किया था जिन्होंने उसकी क्रूर धौंस का विरोध करने का साहस किया था। टार्जन चाकू या तीर का सहारा लिए बिना ही बदसूरत जानवर को वश में करना चाहता था। अपनी परिपक्वता के बाद की अवधि में उसकी महान शक्ति और चपलता इतनी बढ़ गई थी कि उसे विश्वास हो गया था कि वह हाथ से हाथ की लड़ाई में दुर्जय टेरकोस को मात दे सकता है,
अगर मानवरूपी विशाल लड़ाकू नुकीले दांतों ने उसे कमजोर हथियारों वाले टार्जन पर भयानक बढ़त नहीं दी होती। एक दिन परिस्थितियों के कारण पूरा मामला टार्जन के हाथ से निकल गया और उसका भविष्य उसके लिए खुला छोड़ दिया गया, ताकि वह अपने बर्बर कवच पर कोई दाग लगाए बिना जा सके या रह सके। यह इस प्रकार हुआ। जनजाति काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई चुपचाप चल रही थी। तभी एक जोरदार चीख की आवाज आई, जो उस जगह से कुछ दूरी पर पूर्व की ओर थी, जहां टार्जन एक साफ नाले के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था और अपने तेज भूरे हाथों में एक मायावी मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक स्वर में जनजाति के लोग भयभीत चीखों की ओर तेजी से बढ़े और वहां उन्होंने देखा कि टेरकोज एक बूढ़ी महिला के बाल पकड़कर उसे अपने बड़े हाथों से बेरहमी से पीट रहा था। जैसे ही टार्जन उसके पास पहुंचा, उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर टेरकोज को ऐसा करने से रोका, क्योंकि मादा उसकी नहीं थी, बल्कि एक गरीब बूढ़े बंदर की थी, जिसके लड़ने के दिन बहुत पहले खत्म हो चुके थे और इसलिए वह अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता था। टेरकोज जानता था कि किसी दूसरी महिला पर हमला करना उसके जाति के कानून के विरुद्ध था, लेकिन एक गुंडा होने के नाते उसने महिला के पति की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे दंडित किया, क्योंकि उसने उसे एक कोमल युवा कृंतक को देने से इनकार कर दिया था, जिसे उसने पकड़ा था। जब टेरकोज ने टार्जन को बिना तीरों के आते देखा, तो उसने अपने घृणास्पद सरदार को अपमानित करने के लिए सोची समझी कोशिश में उस बेचारी महिला को पीटना जारी रखा। टार्जन ने अपना चेतावनी संकेत दोहराया नहीं, बल्कि प्रतीक्षा कर रहे टेरकोज पर शारीरिक रूप से आक्रमण कर दिया। उस लंबे समय पहले के दिन के बाद से, जब बोलगानी महान राजा गोरिल्ला ने उसके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की थी, तब बंदर आदमी ने कभी भी इतनी भयानक लड़ाई नहीं लड़ी थी, जब नया नया चाकू गलती से जंगली दिल में चुभ गया था। इस अवसर पर टार्जन के चाकू ने टेरकोज के चमकते हुए नुकीले दांतों को मुश्किल से संतुलित किया, तथा मनुष्य की तुलना में बंदर की जो थोड़ी बहुत ताकत थी, वो टेरकोज की अद्भुत फुर्ती और चपलता के कारण लगभग संतुलित हो गई। हालांकि उनके अंकों के योग में मानवरूपी प्राणी ने युद्ध में बेहतर प्रदर्शन किया, और यदि अंतिम परिणाम को प्रभावित करने के लिए कोई अन्य व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती, तो वानरों के टार्जन युवा लॉर्ड ग्रास्टॉक की मृत्यु वैसी ही होती जैसी कि वह जीवित रहते हुए हुई थी, भूमध्य रेखीय अफ्रीका में एक अज्ञात जंगली जानवर के रूप में। लेकिन एक चीज थी जिसने उसे जंगल के अपने साथियों से बहुत ऊपर उठा दिया था, वह छोटी सी चिंगारी जो मनुष्य और जानवर के बीच का पूरा बड़ा अंतर बताती है, तर्क। यही वह चीज थी जिसने उसे टेरकोज की लोहे की मांसपेशियों और चीरने वाले नुकीले दांतों के नीचे मौत से बचाया था। मुश्किल से 1 दर्जन सेकंड तक वे लड़ते रहे होंगे कि वे जमीन पर लौटने लगे, वार करने लगे, फाड़ने लगे और टुकड़े टुकड़े करने लगे। 2 बड़े जंगली जानवर मौत से जूझ रहे थे। टेरकोज के सिर और सीने पर चाकू के 1 दर्जन घाव थे, और टार्जन के सिर के बाल फटे हुए थे और खून बह रहा था। एक जगह उसकी खोपड़ी सिर से आधी फटी हुई थी, जिसका एक बड़ा टुकड़ा उसकी एक आंख पर लटक रहा था, जिससे उसकी दृष्टि बाधित हो रही थी। लेकिन अब तक युवा अंग्रेज अपने गले से उन भयानक नुकीले दांतों को दूर रखने में कामयाब रहा था, और अब जब वे एक पल के लिए कम उग्रता से लड़ रहे थे, अपनी सांस वापस पाने के लिए टार्जन ने एक चालाक योजना बनाई। वह दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएगा और वहां दांत और नाखून से चिपके हुए अपने चाकू को तब तक घुसाएगा जब तक कि टेरकोज मर नहीं जाता। ये कार्य उसकी उम्मीद से कहीं अधिक आसानी से पूरा हो गया, क्योंकि मूर्ख जानवर को यह नहीं पता था कि टार्जन क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने इस योजना को पूरा होने से रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। लेकिन जब अंततः उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे इस तरह चिपका हुआ है कि उसके दांत और मुट्ठियां भी उसके खिलाफ बेकार हैं, तो टेरकोज ने खुद को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि टार्जन उसके उछलते, घूमते, मुड़ते शरीर को बुरी तरह से पकड़ सका, और इससे पहले कि वह वार करता, चाकू उसके हाथ से जोर से जमीन पर गिर पड़ा और टार्जन ने खुद को असहाय पाया। अगले कुछ मिनटों के दौरान टार्जन की पकड़ 1 दर्जन बार ढीली हुई, जब तक कि अंततः उन तीव्र और निरंतर बदलते विकासों की एक आकस्मिक परिस्थिति ने उसे अपने दाहिने हाथ से एक नई पकड़ प्रदान नहीं कर दी, जिसे उसने पूरी तरह से अजेय महसूस किया।
उसकी बाँह पीछे से टेरकोज की बाँह के नीचे से गुजरी और उसके हाथ और अग्रबाहु ने टेरकोज की गर्दन के पिछले हिस्से को घेर लिया। यह आधुनिक कुश्ती का आधा नेल्सन था जिसे अनपढ़ बंदर आदमी ने ठोकर खाई थी, लेकिन श्रेष्ठ बुद्धि ने उसे एक पल में ही दिखा दिया कि उसने जो चीज़ खोजी थी उसका मूल्य क्या था। यह उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था, और इसलिए उसने बाएं हाथ से उसी तरह की पकड़ बनाने के लिए संघर्ष किया, और कुछ ही क्षणों में टेरकोस की बैल की गर्दन एक पूर्ण नेल्सन के नीचे चरमरा रही थी। अब कोई और झपट मारी नहीं हुई। दोनों जमीन पर पूरी तरह से शांत पड़े थे। टार्जन टेरकोस की पीठ पर था। धीरे धीरे बंदर का गोली वाला सिर उसकी छाती पर नीचे की ओर धकेला जा रहा था। टार्जन जानता था कि इसका क्या नतीजा होगा। एक पल में गर्दन टूट जाएगी। फिर टेरकोस की मदद के लिए वही चीज आई जिसने उसे इस मुश्किल में डाला था, एक आदमी की तर्क शक्ति। टार्जन ने सोचा, अगर मैं उसे मार दूं तो मुझे क्या फायदा होगा? क्या इससे कबीले के एक महान योद्धा की जान नहीं चली जाएगी? और अगर टेरकोस मर गया तो उसे मेरी सर्वोच्चता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, और जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक वह दूसरे वानरों के लिए एक उदाहरण बना रहेगा। का गोडा, टार्जन ने टेरकोस के कान में फुसफुसाया, जिसका बंदर भाषा में मतलब है स्वतंत्र रूप से अनुवादित, क्या आप आत्मसमर्पण करते हैं? एक क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला और टार्जन ने कुछ और दबाव डाला, जिससे विशाल जानवर के मुंह से दर्द के कारण एक भयानक चीख निकली। का गोडा, टार्जन ने दोहराया। का गोडा, टेरकोस चिल्लाया। सुनो, टार्जन ने कहा, थोड़ा आराम करते हुए, लेकिन अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। मैं टार्जन हूँ, वानरों का राजा, शक्तिशाली शिकारी, शक्तिशाली योद्धा। पूरे जंगल में कोई भी इतना महान नहीं है। तुमने मुझसे कहा है, का गोडा। सभी कबीले ने सुन लिया है। अपने राजा या अपने लोगों से अब और झगड़ा मत करो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम समझे? हाँ, टेरकोस ने सहमति जताई। और आप संतुष्ट हैं? हम, बंदर ने कहा। टार्जन ने उसे छोड़ दिया और कुछ ही मिनटों में सभी लोग अपने काम पर वापस लौट गए, मानो उनके आदिम वन निवास की शांति को भंग करने के लिए कुछ भी घटित नहीं हुआ था। लेकिन वानरों के मन में ये धारणा गहराई से बैठी थी कि टार्जन एक शक्तिशाली योद्धा और एक अजीब प्राणी था। अजीब इसलिए क्योंकि उसके पास अपने दुश्मन को मारने की शक्ति थी, लेकिन उसने उसे बिना किसी नुकसान के जीवित रहने दिया। उस दोपहर जब जनजाति के लोग एकत्रित हुए, जैसा कि जंगल में अंधेरा छाने से पहले उनका स्वभाव था, टार्जन ने अपने घावों को नदी के पानी में धोते हुए अपने आसपास के बूढ़े पुरुषों को बुलाया। उन्होंने कहा, आपने आज फिर देखा कि वानरों का टार्जन आप में सबसे महान है। हाँ, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, टार्जन महान है। टार्जन, उन्होंने आगे कहा, एक बंदर नहीं है। वह अपने लोगों की तरह नहीं है। उसके तरीके उनके तरीके नहीं हैं, और इसलिए टार्जन उस महान झील के पानी के किनारे अपनी प्रजाति के ठिकाने पर वापस जा रहा है जिसका कोई दूर का किनारा नहीं है। आपको अपने ऊपर शासन करने के लिए किसी और को चुनना होगा, क्योंकि टार्जन वापस नहीं आएगा। और इस प्रकार युवा लॉर्ड ग्रास्टोक ने अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया, अपने जैसे अन्य श्वेत लोगों की खोज।